नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध छायावाद। तो देखते हैं इसको आगे क्या लिखते हैं वो। तो नंद दुलारे वाजपेयी एक महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं और इनको अपन एक समीक्षक के रूप में अधिक देखते हैं, क्योंकि इन्होंने आचार्य शुक्ल के बाद समीक्षा के क्षेत्र में या समालोचना के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कल के क्लास में अपनों ने देखा कि भी छायावाद में क्या चीज थी, या फिर अपन यूं कहें कि भी छायावाद और मध्यकालीन साहित्य में प्रमुख अंतर किस किस आधार पर किया जा सकता है। तो अपनों ने देखा था कि भाई छायावाद में संकीर्ण साधनावाद नहीं था, सांप्रदायिकता नहीं थी, इसने खुलेपन को स्वीकार किया, इसने मनुष्य के जीवन से अपने आप को जोड़ लिया, इसने प्रकृति से अपने आप को जोड़ लिया था। ये व्यापक प्रकृति के भंडार से उपमान ग्रहण करता था। उस प्रकृति के उपमानों को, प्रकृति के तत्वों को ये साथ लेकर चलने वाला था। जबकि भक्ति साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जो प्राप्त कर सकते थे वो साधना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते थे। अब अपन बात करते हैं छायावाद के एक महनीय कवि की, और मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, आगे वाले पैराग्राफ में वाजपेयी जी है वो बात करते हैं कि भाई छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। अब अपनों ने जो छायावाद की विशेषताएं देखी थी, उस आधार पर अपन प्रसाद जी को उस कसौटी पर कसकर देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने क्या अपनों ने जो छायावाद की विशेषता बताई है उस पर वो खरे उतरते हैं। स्वयं ही देख लीजिए। सबसे पहले यदि अपन छायावाद का प्रवर्तन की बात करें तो इनकी झरना कविता से छायावाद आया था, ये हम जानते हैं। जयशंकर प्रसाद एक प्रमुख विद्वान थे जिनके माध्यम से छायावाद का प्रवर्तन हुआ, छायावाद साहित्य में आया था। और ये छायावाद को किस आधार पर लेकर आए थे? छायावाद को किस रचना के आधार पर लेकर आए थे? झरना। जैसे ही झरना कविता रची गई वैसे ही छायावाद युग का आरंभ हुआ। इसके साथ साथ इसी से मिलती जुलती एक रचना इन्होंने और की थी। कौन सी? आंसू। अब ये जो दोनों रचनाएं हैं, इनमें क्या है? ये दोनों की दोनों रचनाएं हैं वो सौंदर्यानुभूति की बात करती है। सौंदर्यानुभूति की बात करती है। किसके सौंदर्य की अनुभूति की बात करती है? प्रकृति के सौंदर्य की अनुभूति की बात करती है। और यही मैंने बताया था कि भी छायावाद में प्रकृति के खुलेपन को स्वीकार किया। और यहां इतना ही नहीं, यहां पर इन काव्यों में, इन दोनों ही रचनाओं में प्रसाद जी की ये जो सौंदर्यानुभूति है ये चरमावस्था पर आ गई, यानी बहुत ही गूढ़ प्रकृति चित्रण इन्होंने इन रचनाओं में किया। और जैसे ही इनकी भावनाएं इन रचनाओं में फलित हुई तो इनकी जो भावना है वो और अधिक गहराई में चली गई और अधिक गूढ़ बन गई, जिसे अपन रहस्यवाद भी कह सकते हैं। रहस्यवाद भी कह सकते हैं। कल की क्लास में अपनों ने बात क्या की? छायावाद में क्या था? प्रकृति था, प्रकृति का सुंदर चित्रण था, सौंदर्यानुभूति थी। और ये संपूर्ण साहित्य को सौंदर्य की अनुभूति या सौंदर्य के आधार पर अधिष्ठित करते थे। और सौंदर्य किसका? आत्मा का सौंदर्य, प्रकृति का सौंदर्य। तो इसलिए, और प्रकृति को भी किसके द्वारा मानते हैं? प्रकृति एक ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा जो इसको चलायमान रखती है, तो वो भी बहुत ही सुंदर है। तो ये जब इस प्रकृति के सौंदर्य को सोचने लगते हैं, प्रकृति कितनी सुंदर है, तो फिर उसमें यूं मानते हैं कि भाई कौन ऐसा है जो प्रकृति को चला रहा है? कोई न तो कोई है। तब ये चले जाते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा, जो इस प्रकृति को चला रही है, यानी इस प्रकृति को फलने फूलने में मदद कर रही है, सहायता कर रही है।
जब ये इस ऊर्जा की तरफ जाते हैं तब इस ऊर्जा को परमात्मा का नाम ये दे देते हैं, और यही परमात्मा और फिर आत्मा का मिलन किस में चला जाता है, रहस्यवाद में चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहस्यवाद की सृष्टि होती है, परंतु किन सीढ़ियों पर चढ़कर, सौंदर्य अनुभूति व प्रकृति के गुड़ चित्रण से, कवि की गुड़ अनुभूतियों से, और कौन निकलता है, रहस्यवाद निकलता है। तो यहाँ पर वो सारी की सारी तो होगी कि भी सौंदर्य की बात की वो है, प्रकृति की बात की वो है, और रहस्य की बात की ये भी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रसाद जी द्वारा रचित एक अन्य रचना की। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपको आगे प्रश्न करने में आसानी रहेगी। ये चीजें आपके सिलेबस में है। उसके बाद यदि अपन बात करें, और बीए फाइनल ईयर की तो एग्जाम भी होने वाली है। ये तो रही बात किसकी, आंसू और झरना की। अब अपन बात करते हैं इन्हीं के द्वारा रचित एक काव्य लहर की। लहर जो पानी की लहरें होती है, समुद्र की लहरें होती हैं, उन्हीं की अपन बात करते हैं। तो देखिए, इसमें यदि लहर की बात करें तो लहर के माध्यम से इन्होंने व्यक्त किसको किया है, ये किसकी अभिव्यक्ति देते हैं लहर के माध्यम से, तो लहर के माध्यम से ये जीवन तत्व की अनुभूति करते हैं, या जीवन के सौंदर्य की अनुभूति ये करते हैं। लहर कविता में ये क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से लहरें आती है जाती है, लगातार चलती रहती है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी लगातार चलायमान है, गतियमान है। और इसी को प्रसाद जी ने लहर का नाम देते हुए और काव्य रचना कर ली। तो यहाँ पर अपन ये भी मान सकते हैं कि भाई कल अपनों ने देखा था कि छायावाद है वो मानवता की बात करता है, मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो जीवन तत्व भी इनकी रचना में है। तो इस आधार पर भी अपनों ने कुछ गलत बात नहीं की थी। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने छायावाद की जो जो विशेषताएं पीछे बताई थी, उन सभी के उदाहरण दे रहे हैं वो, कि भाई आपको विश्वास नहीं होता कि भाई छायावाद मध्यकालीन काव्य से इस रूप में भिन्न था। यदि आपको विश्वास नहीं है तो मैं सिद्ध कर देता हूं, और ये सिद्ध करने के लिए जयशंकर प्रसाद के आधार पर और इन सारी की सारी विशेषताओं को बता रहे हैं। ठीक है, और प्रसाद जी को इन्होंने क्यों लिया, क्योंकि जन्मदाता तो यही है। अगर ये इन विशेषताओं का पालन करेंगे तो ही तो अन्य करेंगे, अगर इनकी रचनाओं में इसका पालन नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। तो इसीलिए प्रसाद जी को लेते हैं जो छायावाद के प्रवर्तक हैं। आंसू झरना में सौंदर्य व प्रकृति हो गई, लहर में जीवन तत्व का सुंदर वर्णन इसमें आ गया। और उसके बाद यदि अपन बात करें, किसकी बात करें अपन, इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य की। कौन सा महाकाव्य, 2-3 बार मैं इसके बारे में बता चुकी हूं, कामायनी की। कामायनी में किसका चित्रण है, जहां पर इस रचना में जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण है, जीवन तत्वों का चित्रण है, तो इसमें किसका चित्रण है, देखिए इसमें कवि की विभिन्न अनुभूतियों का चित्रण है। कवि की अनुभूतियां, यानी कवि क्या महसूस कर रहा है, उनका चित्रण है। ये काव्य कवि की अनुभूतियों से शुरू होता है, एक पात्र के माध्यम से वो अपने अनुभव व्यक्त करने लगते हैं, और वो अनुभूतियां इतनी गहराई में चली जाती है, जीवन से जुड़ जाती है, और जीवन से जुड़कर गहराई में जाकर आनंदवाद की सृष्टि कर जाती है, अर्थात आनंदवाद की स्थापना वो कर जाती है। और छायावाद, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बहुत बार बताया है कि कामायनी में आनंदवाद की स्थापना है। जब वो मनु और श्रद्धा के पास ईड़ा और मानव वो सब लोग चले जाते हैं, तो वहां पर चारों तरफ उन्हें आनंद ही आनंद दिखाई देता है, अर्थात वो आनंदवाद की सृष्टि करना चाहते हैं। और इस काव्य के माध्यम से एकमात्र उद्देश्य है आनंदवाद की स्थापना करना। परंतु ये लेकर किस प्रकार से चले, अपनी अनुभूतियों को लेकर चले,
अपने अनुभवों को, वो जो महसूस करते हैं प्रकृति के बारे में, जीवन सौंदर्य के बारे में जो महसूस करते हैं, उन अनुभूतियों को लेकर चले और अनुभूतियों में इतने गहराई में चले गए कि उसमें जीवन तत्व को शामिल करते हुए और अंत में कहा कि भाई जो कुछ है वो आनंद है, प्रेम है। और पूरे संसार में यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो आनंद में रहो, प्रेम में रहो। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि भाई छायावाद की अपनों ने जितनी भी विशेषताएं देखी थी, कौन सी? आनंदवाद की, प्रेम की, अनुभूतियों की, जीवन की और इसके साथ साथ प्रकृति की, सौंदर्य की, वो सारी की सारी इनके काव्य में है। और यदि इससे संबंधित प्रश्न भी आ जाए तो आप इनको लिखोगे। प्रसाद का काव्य, प्रसाद की काव्य में झरना व आंसू का उदाहरण दोगे, जिसमें प्रकृति व सौंदर्य अनुभूति है। लहर में जीवन तत्व या जीवन के सभी पहलू हैं। कामायनी में क्या है? आनंदवाद की स्थापना है। ठीक है, तो इनको आप ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट बनाना चाहते हैं तो नोट भी बना लीजिए। ये इन्होंने कहा किसका? छायावाद का, कि भाई छायावाद के बारे में मैंने आपको जो जो विशेषताएं बताई थी वो मैंने सिद्ध कर दी प्रसाद जी के माध्यम से, क्योंकि प्रसाद जी के काव्य में ये है तो इसीलिए मैंने इसकी ये विशेषताएं बताई थी। अब अपन बात करते हैं मध्य युग की। मध्य युग यानी भक्ति साहित्य। अब भक्ति साहित्य की मैं बहुत सी बातें आपको बताता आ रहा हूं। वाजपेयी जी कहते हैं बहुत सी बातें बताता आ रहा हूं और उन बहुत सी बातों में मैंने आपको सूरदास जी का उदाहरण भी दिया था। तो अपन एक छोटा सा प्रसंग ले लेते हैं और उन प्रवृत्तियों को भी समझ लेते हैं कि जो जो मैंने बातें बताई आपको वो सही है कि नहीं। तो सूरदास जी का प्रसंग लेते हैं कि सूरदास जी है वो भगवान कृष्ण व राधा के प्रेम का चित्रण करते हैं प्रेम का चित्रण करते हैं। साथ साथ भगवान कृष्ण के गोपियों के साथ प्रेम का चित्रण भी करते हैं। गोपियां क्या है? घरबारी है। घरबारी का मतलब उनका घर है, बार है, परिवार है, पूरा कुछ है इनके पास। फिर भी कृष्ण इन सब के पास जाते हैं। तो यहां पर कृष्ण के माध्यम से मान लीला बताई गई है। मान लीला का मतलब है कि गोपियों का यहां पर अपना कोई मान नहीं है। मान का मतलब इज्जत। कृष्ण है वो सबके पास जाते हैं। तो यहां पर ये जो मान लीला है वो पूरी की पूरी मान मोचन बन गई है। मान मोचन, मोचन का मतलब होता है नष्ट करना। कैसे? आपने सुना होगा, आपने कहा होगा बालाजी एक संकट मोचन है, संकटों को समाप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर इनकी मान लीला है वो मान मोचन करती है, अर्थात गोपियों का मान भंग कर देती है। ये यदि अपन साधारण जनता के संदर्भ में देखें या साधारण जीवन के संदर्भ में देखें तो ये बहुत ही बड़ी गलत बात हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी के यहाँ इस प्रकार से जाता है तो ये बात समाज में बहुत ही गलत मानी जाती है। जबकि इनके इन पदों को सूरदास जी नहीं, भगवान कृष्ण के भक्त है वो बहुत ही आनंद लेकर गाते हैं और इनको आध्यात्मिकता का आधार देते हैं और इसमें आध्यात्मिकता का दर्शन करते हैं, अलौकिकता का दर्शन करते हैं। तो वो अलौकिक पृष्ठभूमि पर इनके लीलाओं को, ये जो इनकी मान भंग की लीलाएं थी, इनको अच्छे से गाते हैं, आनंद महसूस करते हैं, प्रेम महसूस करते हैं। आज भी जब भी कोई भक्त भगवान कृष्ण के बारे में, जो भगवान कृष्ण को आराध्य मानता है, तो वो ये चीज जरूर बताएगा कि गोपियां भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। भगवान कृष्ण गोपियों को अपनी सबसे प्रिय सखियां मानते थे। तो इनको है वो अपन कभी भी इस तरीके से, जिस प्रकार से समाज में आज अगर ऐसी घटना हो तो अपन कितना गलत मानेंगे, उस तरीके से हम लेकर नहीं जाते, परंतु था। अब अपन लेकर क्यों नहीं जाते? क्योंकि इसमें आध्यात्मिकता व अलौकिकता का समावेश कर दिया गया है। तो अगर आज के जीवन में इसको गलत मानते हैं, इसीलिए छायावाद में इसका कहीं भी चित्रण नहीं है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि भी छायावाद में
संपूर्ण साहित्य जो है, पूरा का पूरा साहित्य आध्यात्मिकता के आधार पर, साधनात्मकता के आधार पर रचा गया है। और यही इसकी एक कमजोरी कही जा सकती है कि इसने मानवता व मानवीयता व समाज के सभी नियमों को तोड़ दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने एकमात्र उदाहरण देकर और मध्य युग की पृष्ठभूमि का चित्रण किया है। आगे क्या लिखते हैं ये, आगे दोनों में किस प्रकार का अंतर बताते हैं, किस प्रकार की समानता बताते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।